हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया फिर से एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ क्रोहन डिजीज। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता चुका था कि क्रोहन डिजीज क्या होता है। क्रोहन डिजीज के बारे में हम लोग आजकल इसके लिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट 1-2 दिन पहले हम लोग IBD डे सेलिब्रेट किए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो क्रोहन डिजीज होता है उसका कारण क्या है, कॉजेज क्या है। तो मेन इसका यही है समझना कि क्रोहन डिजीज का कॉजेज क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे सिलेबस में भी आता है कि कॉजेज ऑफ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि कॉजेज ऑफ क्रोहन डिजीज। तो क्रोहन डिजीज का कॉजेज क्या है, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि क्रोहन डिजीज का कोई एक नॉन कॉज मालूम नहीं है। मतलब क्रोहन डिजीज किससे होता है या अभी तक कितना भी रिसर्च होने के बाद अभी तक हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं है कि क्रोहन डिजीज किसके वजह से होता है। मतलब नॉन कॉज मालूम नहीं है, बट देखना है कि यह होता है पेशेंट में, तो यह डिजीज होता है, बट यह किसके वजह से होता है इसके ऊपर ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रोहन डिजीज का कोई एक ऐसा नॉन कॉज मालूम नहीं है जिसके वजह से यह डिजीज होता है, बट इट्स रिलेटेड टू डिसफंक्शन इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, तो इसका जो मेन जो है वह यही है कि जिसके वजह से यह होता है यह तो मालूम नहीं है, लेकिन इट्स रिलेटेड टू डिसफंक्शनल इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब इम्यून रिस्पॉन्स डिसफंक्शन, इसको हम बोलेंगे हिंदी में निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से संबंधित है। मतलब क्रोहन डिजीज जो होता है यह किससे संबंधित है, तो डिसफंक्शनल इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। ओके, पहला समझ में आ गया। नॉन कॉज मालूम नहीं है, बट इट्स रिलेटेड टू डिसफंक्शनल इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, मतलब हमारा निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से संबंधित है। यूजुअली हमारी इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में क्या करता है, तो यूजुअली हमारी जो इम्यून सिस्टम है वह हमारे बॉडी में कोई भी जर्म्स या कीटाणु आता है तो उसको मारने के लिए, उससे फाइट करने के लिए एक्टिव हो जाती है। तो आज हम यही समझेंगे इम्यून से यह कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो यूजुअली हमारे इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में कोई भी जर्म्स आता है या कीटाणु आता है तो क्या हो जाता है, उसे मारने के लिए एक्टिव हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाती है उस जर्म्स को मारने के लिए, और वो हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, वो जर्म्स के अगेंस्ट काम कर रहा है कि नहीं, यह कैसे पता चलता है। तो अगर कोई हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन आती है, मतलब जर्म्स को फाइट करती है हमारी इम्यून सिस्टम, तो हमारे इन्फ्लेमेशन, हमारे बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होता है तो यह इस बात का इंडिकेशन देता है कि हमारी बॉडी या हमारा इम्यून सिस्टम उस जर्म्स से फाइट कर रहा है, कीटाणु से लड़ रहा है, जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हुआ है। ओके, जब जर्म्स या कीटाणु क्या होगा, मर जाता है, तब हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, धीरे धीरे शांत हो जाती है। तो सबसे पहले हम आप समझ जाइए कि जब हमारी बॉडी में कोई जर्म्स या कीटाणु अगर आता है तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, हमारी प्रतिरक्षा जो सिस्टम है वह क्या करती है, उस जर्म्स को मारने के अगेंस्ट अपना काम शुरू कर देती है। और उस पीरियड में अगर हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होता है, तो यह इस बात का इंडिकेशन देता है कि हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है और उसकी वजह से वो फाइट जो कर रहा है, इसकी वजह से वह इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हमारे बॉडी में हुआ है। और जब जर्म्स या कीटाणु जब मर जाते हैं तब इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है, धीरे धीरे शांत हो जाती है, और धीरे धीरे जो इन्फ्लेमेशन रहता है, स्वेलिंग हुआ रहता है, वह भी धीरे धीरे कम होता जाता है। बट यह जो डिजीज है इसमें क्या होता है, यह ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो जाती है। मतलब ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, तो यह ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है, मतलब ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसे हम ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सेस
बोल सकते हैं एक्सेस एक्टिव हो जाता है और अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट, अपनी ही बॉडी के सेल्स, जो हमारे बॉडी के सेल्स करते हैं, उससे फाइट करने लगती है, अपनी ही बॉडी के सेल्स को मारने लगती है और अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट जाकर काम करने लगती है, जिसे हम ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आपको समझ में आ गया? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के सेल्स से फाइट करने लगता है, उसके अगेंस्ट ही जाकर उससे मार करने लगता है और बॉडी के अगेंस्ट जाकर काम करने लगता है, जिसे हम ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। शॉर्ट में जैसे आप समझेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम क्रोहन डिजीज में क्या होता है, तो क्रोहन डिजीज में क्या होता है, पेशेंट के जो इम्यून सिस्टम होता है, मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है वह आपके इंटेस्टाइन में रहने वाले जो गुड बैक्टीरिया होता है, जो हमारे आंतों के लिए अच्छी, इंटेस्टाइन आंतों के लिए अच्छी बैक्टीरिया होता है, उसको क्या करता है, मारने लगता है। जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो इंटेस्टाइन में पाते हैं, उसको क्या करता है, उसको ही फाइट करने लगता है इस डिजीज में, क्रोहन डिजीज में। कौन सा, तो इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम किसको, तो हमारे जो इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया होता है उससे ही फाइट करने लगता है। और जिससे क्या होता है, इंटेस्टाइन में, अगर हमने पहले भी देखा कि फाइट करने, जर्म्स अगर हमारे बॉडी में आता है तो फाइट करने के बाद इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होगा, जो इंडिकेशन है कि हमारी इम्यून सिस्टम वहां पे फाइट कर रही है। तो इसमें भी क्रोहन डिजीज में क्या होता है, क्रोहन डिजीज में भी हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है वह क्या करता है, इंटेस्टाइन में जो रहने वाले गुड बैक्टीरिया है उससे ही फाइट करने लगता है। और उस फाइट करने के बाद क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग ये दोनों हो जाती है। तो इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाना मतलब वही जो गुड बैक्टीरिया है उसको मारने की वजह से क्रोहन डिजीज में ऐसा देखा जाता है और यही क्रोहन डिजीज का एक कारण भी बनता है। तो मोस्टली आप समझ गए रहेंगे कि इसका जो एक मेन कारण है वो है कि इसमें क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है हमारे इंटेस्टाइन में, उसको मारने लगती है, उसकी वजह से इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होता है, जो क्रोहन डिजीज का एक कारण, कॉजेज बनता है। दूसरा है, क्रोहन डिजीज में कभी कभी वंशानुगत मतलब जेनेटिक भी देखने को मिलता है। क्रोहन डिजीज जो होता है उसमें कभी कभी जेनेटिकली भी हम पेशेंट को देखने को मिलता है, मतलब वंशानुगत, मतलब माता पिता से बच्चे को जो होता है ना, ये सब होता है। बट यह नियम सभी पे लागू नहीं होता है, सभी पेशेंट में वंशानुगत नहीं भी देखा गया है। बट कुछ पेशेंट है जिसमें जेनेटिकली भी देखा गया है कि अगर उनके माता पिता को क्रोहन डिजीज या आईबीडी था तो उनके बच्चे को भी हुआ है। नेक्स्ट इसमें जो रिस्क फैक्टर होता है, तो कॉजेज तो हमें पता चल गया कि मेन कॉजेज क्या है वो तो पता नहीं है, लेकिन रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जो है वह डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली का जो ये है उसके तहत यह एक रिलेटेड किया जाता है। मेन कॉजेज इसका यही है, बाकी कॉजेज क्या है वो तो पता नहीं है, लेकिन एक रिलेटेड किया जाता है। जो रिसर्च है उसके बेस पे जो रिलेटेड है वो ये है कि डिसफंक्शनल ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, इसमें रिस्क फैक्टर अगर हम देखेंगे तो रिस्क फैक्टर है जैसे पहले एज, रिस्क फैक्टर में पहले हम देखेंगे एज। ओके, तो एज में क्या है कि क्रोहन डिजीज किसी भी एज में हो सकता है, इसके लिए कुछ ऐसा खास डिजीज मतलब एज नहीं है। क्रोहन डिजीज जो होता है वह किसी भी एज में हो सकता है, बट मोस्टली यह जो डिजीज है वह 15 to 30 या 35 ईयर्स एज में देखा गया है। ओके, तो एज जो होता है इसमें, तो क्रोहन डिजीज में किसी भी एज मतलब किसी भी टाइप का एज नहीं मेंशन होता है, बट मेनली यह जो डिजीज है जो हमें देखने को मिलता है वो 15 to 30 ईयर्स के एज में शुरुआत होना देखा गया, शुरुआत। ओके, नेक्स्ट जो इसका रिस्क फैक्टर है उसमें आता है जीन्स। ओके, नेक्स्ट जो इसका रिस्क फैक्टर है उसमें आता है जीन्स। जीन्स मतलब क्या होता है कि क्रोन्स डिजीज के डायग्नोसिस में, क्रोन्स डिजीज के डायग्नोसिस में 20% जो केस आता है वह आता है आईबीडी से। 20% आईबीडी मतलब इंटेस्टिनल बाउल डिजीज। ओके, तो क्रोहन डिजीज के डायग्नोसिस में 20% जो केस है डिजीज है वह आईबीडी फैमिली से देखा गया है, मतलब 20% जो केस है वह किससे देखा गया है, तो इंटेस्टिनल बाउल डिजीज फैमिली से देखा गया है। यदि फैमिली में माता पिता, भाई बहन या कोई अदर मेंबर, फैमिली के किसी अदर मेंबर को भी है तो आपको यह होने का चांस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, यह खतरा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको भी आईबीडी मतलब क्रोहन डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट जो इसका रिस्क फैक्टर है वह है स्मोकिंग। इसका नेक्स्ट जो फैक्टर रिस्क में आता है वह है स्मोकिंग। स्मोकिंग से क्रोन्स डिजीज होने का चांसेस
खतरा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है और उसमें भी अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो क्रोहन डिजीज होने का खतरा आपका थोड़ा चांसेस ज्यादा हो जाता है, मतलब 2 गुना हो जाता है। ठीक है। तीसरा जो इसका रिस्क फैक्टर है वो है अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी किसे कहते हैं? तो अपेंडिक्स जो होता है, नॉर्मली जो अपेंडिक्स होता है उसका जो हम ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, उसको अपेंडेक्टोमी नाम से जाना जाता है। तो अपेंडिक्स जो होता है उसकी सर्जरी होने के बाद भी इसका चांस खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर किसी को अपेंडिक्स है और उसको अगर सर्जरी की जरूरत है तो हम सर्जरी नहीं कराएंगे क्रोहन डिजीज की डर से, क्योंकि सर्जरी तो मोस्ट कराना ही हो, मसली हमको मस्ट है, नीड है वो बॉडी को तो कराना ही है, क्योंकि उसमें भी पेन बहुत ज्यादा होता है तो वह करवाना ही है। लेकिन अपेंडेक्टोमी सर्जरी मतलब अपेंडिक्स की सर्जरी के बाद भी एक देखा गया है, बहुत सारे 1-2-4-5% पेशेंट में देखा गया है कि क्रोहन डिजीज का भी चांसेस बढ़ जाता है। एक और इसका जो मेन है वो लोकेशन भी देखा गया है इसमें, रिस्क फैक्टर में लोकेशन। ओके, तो कॉजेज ऑफ क्रोहन डिजीज के जो रिस्क फैक्टर में देखे गए हैं, लोकेशन भी ये ज्यादा देखा गया है। लोकेशन मतलब क्या होता है? डेवलप्ड कंट्री, मतलब जो कंट्री काफी डेवलप्ड है। तो डेवलप्ड कंट्री एंड अर्बन एरिया जो होता है, शहरी क्षेत्र जो होता है, उनमें रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें यह बीमारी होने का ज्यादा चांसेस देखा गया है। ओके, कंपेयर टू रूरल एरियाज, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज एंड अर्बन एरिया में जो पब्लिक रहते हैं उनमें यह बीमारी होने का चांसेस ज्यादा देखा गया है, या होता हुआ देखा ज्यादा गया है कंपेयर टू जो ग्रामीण इलाका में रहते हैं। और एक और इसका रिस्क फैक्टर में आता है स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। तो टोटल जो हम देखेंगे इसका रिस्क फैक्टर कितना है क्रोहन डिजीज का, तो क्रोहन डिजीज का जो रिस्क फैक्टर है वह है जीन्स। पहले तो एज 15 to 35-30 के बीच में देखा गया है वो शुरुआत होते हुए। जीन्स 20% जो केस होता है वो आईबीडी, इंटेस्टिनल बाउल डिजीज फैमिली से आता हुआ देखा गया है। स्मोकिंग में चांस डबल हो जाता है। अपेंडेक्टोमी, लोकेशन और स्ट्रेस, यह सब इसका रिस्क फैक्टर देखा गया है। और कॉजेज में जैसा कि आपको हमने बता दिया कि इसका मेन कॉज क्या है यह अभी तक किसी को पता नहीं है, बट इट्स रिलेटेड टू डिसफंक्शनल इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम। ओके, इसका देखा गया है। तो आज हमने देखा कॉजेज क्या है और इसका रिस्क फैक्टर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, इसका कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोहन डिजीज क्या होता है। कॉम्प्लिकेशन मतलब क्रोहन डिजीज होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है। तब तक के लिए इसको हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू।